My name is Ritika. I am a final year political science student at Kirodi Mal College, Delhi University, and I am a volunteer with Ed Justice. We have with us Mr. Sharan. He is a PhD, recent PhD from Harvard University. He's a postdoctoral scholar at the Center for Global Development and an assistant professor at the University of Maryland. I think if I'm not wrong, sir has joined us from the United States right now, जहाँ Yeah. अभी सुबह के 5, 6, 7 बज रहे होंगे. अभी Sir, 8 बज गया है तो चलेगा. Okay, great. Thank you so much for joining us today, sir. It's very early in the morning, I think Monday morning for you. So, Yeah. thank you very much for joining. हमें इतनी सुबह यहाँ पे जितने भी students हैं उनसे बात करने के लिए. I will let you Thank introduce you so yourself. much for Yeah. thank you so much for inviting me. So I'm very happy to be here. और बहुत-बहुत धन्यवाद सबको, जितने भी students आए हैं सबको. That's great. मैं आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, बट यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एकेडमिक्स में और आपकी करियर की जर्नी कैसी रही है एंड हाउ यू लैंडेड अप एट हार्वर्ड. सो अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं. ठीक है, तो एक सवाल उससे पहले कि आप सब स्टूडेंट्स जो है आप कॉलेज में हो या हाई स्कूल में है, मतलब ये किस सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के हैं, अंडर अच्छा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड द अच्छा ऐसे. ठीक है, तो ठीक है, मेरा नाम शरण है, जैसे रितिका ने बताई. तो मैं एक्चुअली कर्नाटका में मणिपाल में एक मणिपाल नाम का एक यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ से हूँ. तो वो मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं जब मैं 11वीं 12वीं कर रहा था तब मुझे लगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा. तो दैट वाज द, जैसे बहुत सारे इंडियन युवा लोगों का सपना होता है, सपना नहीं बोलूंगा मैं, बट जो नॉर्मल करियर पाथ होता है वो ही मैं सोच रहा था कि मैं भी वही करूंगा. लेकिन मेरी एक बहन थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी श्री राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स उन्होंने किया था 1997 में. तो उसके 10 साल बाद में 8-9 साल बाद मेरा अंडर ग्रेजुएट का डिसीजन टाइम आ रहा था. तो उनसे मैंने बात किया और मैंने बोला कि मुझे हिस्ट्री करना है, मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो कैसे करूँ मैं. तो उन्होंने बताया कि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकते हो, हिस्ट्री है तुम्हारा, अगर मैथ्स का स्किल्स भी अच्छे हैं तो तुम इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, तो अगर तुमको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जाना है तो मैं, मेरे दिमाग के बैक साइड पीछे एक वो था कि सोच था कि मैं शायद इकोनॉमिक्स करूंगा, बट पता नहीं था कि कैसे करूंगा. और इतना पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी था और सेंट स्टीफेंस नाम की एक कॉलेज थी, उसके अलावा मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम पे. तो फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस दी, मेरा मणिपाल में हो गया, बैंगलोर में हो गया, मतलब कुछ कॉलेजेस में तो इंजीनियरिंग हो गया था. लेकिन बट पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली जाना चाहिए एक बार और दिल्ली यूनिवर्सिटी देखना चाहिए. तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप गए हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अलग होता है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. तो और बहुत एक जुलाई अगस्त में जाएंगे आप तो एक पॉलिटिकल वाइब भी दिखता है वहाँ पे. इलेक्शन का शुरुआत होता है, वो तो जैसे टर्म शुरू होता है वैसे ही स्टूडेंट वॉलंटियर्स ये सब आएंगे. और पता नहीं क्या था उसके वो सब माहौल के बारे में कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहीं पे पढ़ना है. तो मेरा अंडर ग्रेजुएट था इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हंसराज कॉलेज में. हंसराज कॉलेज का नाम मैं एक्चुअली लिटरली एक हफ्ता पहले मैंने एक्चुअली मैं नोटिस किया कि ऐसा कोई कॉलेज है जो ज्वाइन करने से एक हफ्ते पहले. तो एडमिशन वहाँ किया, फिर वहाँ पे 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था. और उसके बाद आई थिंक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे को इंटरेस्ट था हमेशा. और मेरा एक्चुअली ये भी था कि अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उससे कुछ लोगों को कुछ फायदा होना चाहिए. मतलब मैं ऐसे ही नहीं पढ़ूंगा कि बस टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा और फिर सब्जेक्ट मास्टर करूंगा लेकिन उसको यूज नहीं करूंगा, जिस कुछ सोशल सर्विस या कुछ भी, वैसे बहुत वेग थॉट्स थे मेरे. बट मैं सोच रहा था उस दिशा में मैं कुछ करूंगा, बट कुछ क्लियर नहीं था. एंड आई थिंक द सेकंड डिसीजन मेरा ये था कि सेकंड ईयर के एंड में सब लोग कैट के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो एक सारे बच्चे कैट क्लासेस जाने लगते हैं और ये सब. तो मैं भी देख रहा था कि मेरे आसपास सब लोग करने लगे, तो मैं एक बार गया था एक कैट कोचिंग क्लास में और मेरे को बहुत क्लियर था कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट जॉब था
जिसमें मुझे लगा उस टाइम पे, शायद वो इम्प्रेशन थोड़ा गलत है, बट मुझे उस टाइम पे लगा कि बहुत मनी फोकस था सब कुछ। तो फिर मैं सोचा कि एमए करूंगा इकोनॉमिक्स में, तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिया आई थिंक 2009 में, और फिर मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो फिर मैं वहाँ पे 2 साल इकोनॉमिक्स मास्टर्स किया, एंड आई थिंक डी स्कूल के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच एक समर वाला एक प्रोजेक्ट किया था मैंने। अब मैं वापस चला गया मणिपाल में समर में, और वहीं पे थोड़ा फंड रेजिंग करके 5 गांव में, मणिपाल के आसपास ही 5 गांव में एक सर्वे किया था मैंने। तो वहीं पे गांव में रुका था मैं, और फिर बेसिकली वो सर्वे बहुत सिंपल था। एक वो उस टाइम पे चल रहा था कि हम गरीब लोगों को, बीपीएल हाउस होल्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके ऊपर मैंने एक सर्वे किया था कि गांव गांव घर घर जाके फिर कुछ कुछ इंडिकेटर्स लेके मेजर करना, और ये सब मैंने किया। तो वो जब मैंने किया तब मेरे को पता चला कि मुझे शायद यही करना है, मतलब मुझे रिसर्च करना है, रूरल एरियाज में करना है। और ऑफ कोर्स मैं तो मणिपाल मेरा घर था, तो मेरे को हर 2-3 दिन घर आने का मौका मिल रहा था उस टाइम पे। वो बहुत कंफर्टेबल था, विलेज रिसर्च बोल सकते हो आप, फिर भी घर पास में है, तो इतना कुछ टैक्सिंग नहीं होता, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता वो सब करना। बट मुझे तब भी लगा कि नहीं, इसमें कुछ है और ये मुझे करना चाहिए। तो फिर जब मेरा 2 साल हो गया दिल्ली स्कूल में, तो फिर मेरी एक प्रोफेसर थी फरजाना आफरीदी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने बताया कि आ, वो आंध्र प्रदेश में एक गांव रूरल सर्वे कर रहे हैं, और उसमें उनको कुछ महिला सरपंच के बारे में उनका प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने बोला कि देखो, हमारे सर्वे टीम्स होंगे, तुमको वो सर्वे टीम्स को लीड करना पड़ेगा और थोड़ा डेटा एनालिसिस भी करना पड़ेगा उसके बाद। तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरे पापा आंध्रा से है, तो तेलुगु तो मुझे थोड़ा बहुत आती है, और तेलुगु और कन्नड़ के स्क्रिप्ट बहुत सिमिलर होते हैं, तो पढ़ना भी मुश्किल नहीं था। तो फिर मैं चला गया, और आंध्रा में बहुत मजा आया। मतलब 4-5 महीने मैं आंध्रा में काम किया, गांव में घूमा सर्वे टीम्स के साथ, बहुत कुछ देखा गांव में, जैसे कि कैसे महिला सरपंच होते हैं, कैसे गांव के लोग रहते हैं, ये सब मैंने सीखा। और फिर 1 साल बाद मुझे मेरी एक दोस्त थी, जो जेपैल नाम का एक संस्था है, जो अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो, जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था, उन्होंने शुरू किया ये ऑर्गेनाइजेशन जेपैल। तो वहां से एक कॉल आया, मेरी एक दोस्त थी, उसने बोला, नंदिनी बोली कि देखो भाई, जेपाल में बिहार में एक प्रोजेक्ट है, और वो लोग ढूंढ रहे हैं वो ऐसे आदमी जो गांव पहले जा चुका है, जो नरेगा के बारे में जानता है, जो थोड़ा बहुत विलेज स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। तो मुझे लगा कि तुम उसके लिए सूटेड हो, तो तुम अप्लाई करो। तो मैंने अप्लाई किया, और फिर मेरा हो गया था 2012 में। तो 2012 से 2014 तक मैं जेपाल में पटना में रहा था, लेकिन पटना से 12 डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया। तो मैं गया था पटना से, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैंने बहुत टाइम बिताया वो है मुजफ्फरपुर, नवादा, सीतामढ़ी में मेरा एक दोस्त रहता है, अभी भी मेरा बहुत खास दोस्त है, तो उसके गांव में मैं बहुत दिन रहा हूँ। फिर अररिया, कटिहार, सिवान, गोपालगंज, ये सब जिला में जाके रहा हूँ उस जेपाल प्रोजेक्ट के तहत। और फिर इतना टाइम मैंने स्पेंड किया, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस होता है कि रूरल लाइफ कैसे होता है, वो मैंने बहुत गेन किया ये प्रोजेक्ट से, बट ऑल्सो रिसर्च। क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स थे वो थे अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, रोहिणी पांडे, जो अभी हार्वर्ड में थी, अभी वो येल चली गई है। तो ये सब, मतलब जो टॉप इकोनॉमिस्ट्स थे, वो ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे। और उसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो था वो बिहार सरकार के साथ था। तो मतलब हमारे जिसको बोलते हैं हम रिसर्च पार्टनर, हमारा रिसर्च पार्टनर था ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार का। तो बिल्कुल मुझे ऐसे एक मौका मिला जिससे मैं पूरा बिहार का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देख पाया। कि मैं पटना आता था, तो पटना के रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी के साथ बैठ के काम करता था, और उनसे एडवाइस लेता था, और उनको फीडबैक देता था मैं कि क्या मैं गांव में देख रहा हूँ। और फिर मैं जाता था नीचे जिला ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस, और बीडीओ से बात करता था। और फिर मेरे कुछ खास दोस्त बन गए कुछ कुछ गांव में, मुजफ्फरपुर में। तो मैं उनके गांव में रहता था, और फिर वहां से देखता था कि जो पटना में जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या मुजफ्फरपुर में और रत्नौली, मानसमंडी जैसे गांव में वही बात कैसे ट्रांसलेट होता है सिस्टम के थ्रू।
और उनका जो पटना में जो ऊपर बैठ के जो लोग सोचते हैं क्या वो एक्चुअली जमीन स्तर पे होता है या नहीं, तो वो एक जो डिफरेंस था वो मेरे को देखने को मिला। तो वो 2 साल के बाद मुझे लगा कि अब पीएचडी करना चाहिए, और मैंने लिखा था उस टाइम पे। मेरे दिल्ली स्कूल के 2 प्रोफेसर थे, और फिर मैं क्योंकि मैंने 2 साल इनके साथ, ऑलमोस्ट 2 साल इनके साथ काम किया, अभिजीत बैनर्जी और इससे दूसरों के साथ, तो मैंने उनको लिखा कि मुझे अप्लाई करना है। और फिर उन्होंने बोला कि तुम अप्लाई करो, हम रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पीएचडी के लिए, कि आपका कोई कोई आपका लेटर लिखे, आपको आपके बारे में लिखे यूनिवर्सिटी को कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, जो जो भी बोलना है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी के लिए वो बिल्कुल फिट है। तो ऐसे कोई लेटर आपके लिए लिखेंगे जो जाने माने हैं, जो उस यूनिवर्सिटी के लोगों को जानते हैं, तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वैष्णवी, आपका सवाल था कि कैसे, हाउ डू यू गेट एडमिशन, बेसिकली इन एटलीस्ट इन इकोनॉमिक्स साइंस, तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आपको पीएचडी करना है और ये सब, तो आपको इकोनॉमिस्ट के साथ काम करना चाहिए जो इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि इन्होंने लेटर लिखा मेरे लिए, और फिर मेरा हो गया एडमिशन। मतलब मेरा हार्वर्ड में हुआ, मेरा चॉइसेस था हार्वर्ड में या येल में, और येल में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मिल रहा था, और हार्वर्ड में स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी स्कूल था। तो दोनों बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स थे। तो मैं थोड़ा बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि क्योंकि जिनके साथ मैंने काम किया था, अभिजीत बैनर्जी, एस रोहिणी पांडे, ये 3 लोग हार्वर्ड और एमआईटी में थे। एमआईटी और हार्वर्ड बिल्कुल जैसे कि किरोड़ीमल और रामजस, या किरोड़ीमल या हंसराज है, मतलब बिल्कुल अगल बगल है। तो आप ऑलमोस्ट पैदल जा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी तक। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है, अलग अलग इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, बट बहुत पास में है, और बहुत साथ में लोग काम करते हैं उन दोनों यूनिवर्सिटी। तो अगर आप नोबेल प्राइज देखेंगे इस बार, पिछले बार भी, तो इकोनॉमिक्स के नोबेल देखेंगे तो अभिजीत बैनर्जी को मिला, एस्टर डुफ्लो को मिला, और माइकल क्रेमर को मिला जो हार्वर्ड में है। तो ये 3, 2 एमआईटी और 1 हार्वर्ड, ऐसे बन के आया था वो प्राइज। तो इनके साथ मुझे लगा कि ये ऐसे एक माहौल में जाऊंगा तो बेहतर होगा। ये इतना दूर नहीं था, ये 2-3 घंटे दूर था जहाँ हार्वर्ड और एमआईटी है वहां से, बट फिर भी मुझे लगा कि ये बेहतर है। और उसके बाद मैं अपना पीएचडी शुरू किया 2014 में, और अब 6 साल बाद खत्म हो गया। पीएचडी के टाइम में भी मैं वापस बिहार में ही काम किया। तो मेरा एक्चुअली 2012 से लेके 2020 अभी तक मेरा सारा जो भी रिसर्च काम है मोस्टली बिहार में ही हुआ है। अभी मैं वापस कर्नाटक में जाके एक कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट में, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में हूँ। बट यूजुअली ब्रॉडली देखोगे आप तो पूरा मेरा काम बिहार में ही हुआ, और मेरा पीएचडी भी बिहार पे ही था। तो वो मेरा एक मोटा मोटी जर्नी है शुरू से अब तक। It sounds absolutely amazing, sir. Seems like आपने country के और world के best institutions में पढ़ाई करी है, और you worked with 2 Nobel laureates, which is amazing, and you got letters of recommendation from them, which is a very big deal. So, sir, coming to the biggest question, कि इंडिया और बाहर में क्या मेजर डिफरेंस होता है कि एक स्टूडेंट को अगर मान लो मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है, तो वो इंडिया की जगह अब बाहर की कोई कंट्री को क्यों चूज करे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप पटना में हो और पटना यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर्स करना है, और कोई आके बोलता है कि नहीं, आपको आपको दिल्ली जाना चाहिए, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स प्रोफेसर्स बेहतर हो सकते हैं, बट आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और चीज़ है, वो ये है कि उनका एटलीस्ट, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ, उनका सिलेबस जो है, उनका प्रोफेसर्स जो है, वो एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल के जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में जो हो रहा है उसके लेवल पे पढ़ाते हैं, उसके लेवल पे चीजें होते हैं। तो वो, अगर आप पटना की सिलेबस देखोगे, पटना यूनिवर्सिटी के, जैसे मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कुछ मेरे साथ जो काम किए थे कुछ एन्यूमरेटर्स और फील्ड स्टाफ, उनको करना था, और उनके मैं टेक्स्ट बुक ऐसे ही देखा था। तो वो टेक्स्ट बुक्स भी जो है वो कुछ 10-15 साल पीछे है, 10-15 साल भी नहीं, 20-25 साल पीछे है। तो अभी जैसे इकोनॉमिक्स है, वैसे अगर आपको ट्रेडिंग चाहिए तो आपको पटना से दिल्ली जाना पड़ेगा। और ये मैं ना सिर्फ पटना के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप बैंगलोर यूनिवर्सिटी में हो तब भी मैं बोलूंगा कि एक गैप है। शायद इतना बड़ा गैप नहीं है जितना पटना और दिल्ली का है, लेकिन है वो गैप, और वो गैप कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में अभी बहुत, हमारे जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो
बहुत पीछे रह गया है इस मामले में। इकोनॉमिक्स में देखोगे आप तो स्पेशली आई थिंक इंजीनियरिंग मेडिसिन छोड़ के बाकी सब जैसे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ये सब देखोगे आप तो एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट एक हायरार्की बन गया है कि या आप दिल्ली में करो या बॉम्बे में करो या कुछ गिने चुने 2-3 और जगह में करो या कहीं और, वो एक कैटेगरी में है और उसके अलावा बाकी सब एक काइंड ऑफ एक लो लेवल इक्विलिब्रियम जो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में वैसे बन गया है। अब वही फर्क मुझे लगता है कि दिल्ली और वर्ल्ड में है। जैसे अब जहां मैं गया था वो बहुत ही एलिट इंस्टीट्यूशन था, तो शायद और एक और बहुत बड़ा फर्क है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो हार्वर्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है उससे बहुत ज्यादा पैसा है। और क्योंकि वो प्राइवेट है और क्योंकि वो 400 साल पुराना यूनिवर्सिटी है, तो उनको उनका अपना एक ब्रांड वो लोग क्रिएट कर पाते हैं जो प्राइवेट सिस्टम्स में हो सकता है लेकिन पब्लिक में थोड़ा और मुश्किल है। अगर आप लेवल ऑफ टीचिंग देखोगे हार्वर्ड और मैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड कंपेयर करूंगा, अगर आप लेवल ऑफ टीचिंग देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा फर्क था जितना मैंने दिल्ली स्कूल जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसी लेवल का माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने हार्वर्ड में पढ़ा। इतना कुछ खास फर्क नहीं था, प्रोफेसर भी सिमिलर थे और एक्चुअली बच्चे भी अच्छे थे। ऑफ कोर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी स्कूल है, तो यहाँ पे कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली द टॉप जो बच्चे होते हैं। तो बट मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस लेवल और एबिलिटी टू ग्रास्प उसमें इतना फर्क नहीं था। बट आई थिंक हार्वर्ड के बच्चे में क्या था, वो एक्सपोजर था। मैं अब थोड़ा बहुत बिहार देखा था, लेकिन जो हार्वर्ड में जो तुम्हारे क्लास में होंगे वो कहीं अफ्रीका में जाके काम करके आए होंगे या यूएस के अंदर ही जो बिल्कुल टॉप मतलब प्रेसिडेंट्स ऑफिस के साथ काम करके आए होंगे। मतलब उनका जो अगर आप लेवल ऑफ एक्सपोजर लेवल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस देखोगे तो वो बहुत अलग लेवल का होगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगा कि दिल्ली स्कूल में थे ऐसे बच्चे बट इतने नहीं थे। हार्वर्ड में सबके पास कोई दूसरा इंटरेस्ट होता है, वो लिखते हैं या कुछ और करते हैं, वो बहुत अवेयर होते हैं। एक वो भी एक्सपोजर के साथ ही आता है, बट वो एक फर्क था। बट अगर दैट इज जस्ट अबाउट टीचर्स एंड पीयर ग्रुप, बट टीचर्स पीयर ग्रुप के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा फर्क। जैसे हार्वर्ड का लाइब्रेरी है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसे कोई लाइब्रेरी है। जेएनयू में बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, जैसे या मैं मणिपाल गया था तो मेडिकल मतलब मेरे पेरेंट्स अभी मणिपाल में है, तो मेडिकल लाइब्रेरी इन मणिपाल इज ग्रेट। बट एक होलिस्टिक लाइब्रेरी कवरिंग ऑल डिसिप्लिन्स ऑल कंट्रीज ऑल लिटरेचर्स ऐसे तो बहुत कम देखने को मिलता है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ द फैक्ट दैट इट्स एन ओल्ड बिग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा एंडोमेंट है उस यूनिवर्सिटी के पास, बहुत सालों से वो चला रहे हैं अपना यूनिवर्सिटी, तो वो रिसोर्सेज अलग ही लेवल का है। क्लासरूम्स आर सिमिलर बट जस्ट द स्लाइड प्रोजेक्टर्स। विंटर में अगर इतना ठंड होता है हार्वर्ड में कि आप बाहर भी नहीं जा पाते हो, तो फिर आप पूरा एक सारे क्लासरूम्स आर लिंक्ड बाय कॉरिडोर्स, हीटेड कॉरिडोर्स। अब ये सब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा ही नहीं, मतलब इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो सब है, तो आपका लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। एंड आई थिंक a lot has to do with infrastructure, एंड आई थिंक उसमें फर्क दिख जाता है। एंड देन जब पीएचडी किया था, मुझे ये लगा कि जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि मैं हार्वर्ड में पीएचडी कर रहा हूँ तो फंडिंग रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। अगर मैं वापस पटना आके बोलूंगा कि मैं हार्वर्ड पीएचडी कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा, बोलूंगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो लोग देते हैं ज्यादा इजिली। वो थोड़ा सैड है, क्योंकि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रिसर्चर्स को भी इंकरेज करना चाहिए। मैं तो खास इंडियन, मैं तो इंडियन हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो इंडिया में पढ़ते हैं उनके लिए भी सपोर्ट देना चाहिए। बट वो ऐसा सिस्टम बन गया है कि अगर आप हार्वर्ड या ऐसे कोई यूनिवर्सिटी से आते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा ये सब मतलब थोड़ा डोर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डोर्स ओपन इजियर, मतलब जो दरवाजे हैं वो थोड़ा जल्दी से खुल जाते हैं आपके लिए कि आप बाहर से आए हो हार्वर्ड में पढ़ रहे हो। तो वो फर्क मुझे बहुत लगा कि फंडिंग और नेटवर्क्स, ये दो चीजें भी वहां से आते हैं। तो तो ये सब मुझे लगता है बहुत सबसे ज्यादा फर्क है दोनों दोनों में। राइट सर, तो आई थिंक आपने यू गिवन अस अ वेरी होलिस्टिक व्यू कि क्यों बिहार का कोई कॉलेज वर्सेस दिल्ली के कोई कॉलेज में क्या डिफरेंस होगा, दिल्ली का कोई कॉलेज वर्सेस एनी यूनिवर्सिटी अब्रॉड में क्या डिफरेंस होगा। बट द मेजर फैक्टर, स्पेशली जो थोड़े रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए मेजर फैक्टर फॉर चॉइस ऑफ कॉलेज इज वन ईज एंड सेकेंड इज द फीस।
अगर हम राइट। फीस की बात करें, यू मेंशन्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम फीस देखें तो दैट इज आल्सो वेरी मिनिमल सब्सिडाइज्ड राइट। रेट। सो अगर हम देखें स्कॉलरशिप्स की या हम बात करें हाउ अ स्टूडेंट कैन फंड देयर ओन एजुकेशन, वहाँ जाके कैसी टाइप की जॉब्स ले सकते हैं पार्ट टाइम, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट मिसिंग है पार्ट टाइम जॉब्स का वाइल स्टडिंग। सो आप अगर हमें उसके बारे में थोड़ा और बताएं। तो दो चीजें हैं। एक तो अगर आपको पीएचडी करना है तो बहुत बहुत बार, मैं नहीं बोलूंगा कि हर बार, बट बहुत यूनिवर्सिटीज, आई वुड से 80 to 90% यूनिवर्सिटीज आपको फंडिंग देंगे, एक कुछ स्टाइपेंड देंगे। अब वो स्टाइपेंड ऐसा है कि अगर आपको फैमिली स्टार्ट करना है, आपको घर लेना है यूएस में, तो उतना पैसा तो नहीं देंगे वो लोग। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल स्टूडेंट का लाइफ जीना है, जैसे इंडिया में नहीं जीते हो, इंडिया में एक छोटा सा हॉस्टल रूम देंगे और वो बोलेंगे ये आपका रूम है, मेस में खाना खाओ, और इस लेवल का आपका लाइफ होगा, आपका स्टूडेंट लाइफ होगा, तो उससे बेहतर लाइफ वहाँ यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अब जब मैं था तो मेरा एक 3 बेडरूम हाउस में मेरा एक रूम था, हमारा रूम, मेरे घर के बाहर एक गार्डन था, मेरे फ्लैटमेट के पास एक गाड़ी थी जो फोर्थ फिफ्थ ईयर में था जब मैं शुरू किया पीएचडी, तो उसके पास इतने सेविंग्स थे कि उसके पास गाड़ी भी थी। तो उनका लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कंफर्टेबल होता है। फैमिली लाइफ तो बहुत कम लोग शुरू करते हैं पीएचडी के टाइम में, बिकॉज इतना स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो वो पहली बात है। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो और आपको मास्टर्स करना है, तो जब देन आई थिंक योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि फिर आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करना है या कुछ और करना है तो कैसे करें। तो एक चीज है कि लेट्स स्टार्ट विद, से अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बट यू कैन एक्सटेंड इट टू अदर डिसिप्लिन्स। बट इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो अगर आपको हार्वर्ड में मास्टर्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करना है या बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एमए इकोनॉमिक्स करना है, तो मुझे लगता है कि मिनिमम 2 साल का फीस और स्टे ये सब मिला के मिनिमम कुछ 60 lakhs मिनिमम लगेगा आपको। और उतना पैसा तो मुश्किल ही है मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो जब वहां जाते हैं तो 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप रिसर्च एसोसिएट बन के किसी प्रोफेसर के अंडर काम कर सकते हो। तो आप जब पढ़ाई करते हो साइमल्टेनियसली साइड में आप एक रिसर्च एसोसिएट का पोजीशन लेके उसी टाइम पे प्रोफेसर को बोल सकते हो कि मैं आपके लिए काम करूंगा या करूंगी, आप प्लीज मुझे थोड़ा फंडिंग दीजिएगा। तो वो एक सोल्यूशन होता है। दूसरा होता है कि आप टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ कोर्सेज में लोगों को जो प्रोफेसर है वो लोग ढूंढ रहे होंगे ऐसे कोई बच्चे हैं जो अपने क्लास में जो ट्यूटोरियल देंगे या पेपर्स कलेक्ट करेंगे या ऐसा कुछ चीज, तो वो एक और ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप, जैसे आप बोल रहे थे कि पार्ट टाइम जॉब कहीं बाहर करो। ये थोड़ा मुश्किल होता है यूजुअली मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वीजा रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो यूनिवर्सिटी के बाहर एम्प्लॉयमेंट लेना इतना इजी नहीं है। तो लोग करते हैं, बट वेजेस भी कम होते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हो तो फिर प्रोफेसर लोग कुछ वेज देंगे, लेकिन बाहर जाओगे तो जैसे अब आप कोई पिज्जा स्टोर में या कोई इंडियन रेस्टोरेंट में आपको वेटर की तरह काम करे, जो लोग करते हैं, हम हमारे जैसे लोग भी करते हैं, तो फिर उस वाले काम के लिए आपको वेजेस भी कम मिलेंगे और आवर्स भी ज्यादा होंगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा। और एक्चुअली जो वही के बच्चे हैं, जैसे यूएस के बच्चे हैं, उनके लिए क्योंकि वो वीजा रूल्स नहीं होते, तो वो लोग ज्यादा ये सब चीजें कर सकते हैं और करते भी है। तो फंडिंग तो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मुझे लगता है स्कॉलरशिप इम्पोर्टेंट है इसमें। एक्चुअली मेरा यही हमेशा मानना है, शायद एटलीस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, तो मुझे लगता है कि अनलेस आपको बिल्कुल पैसे की फिक्र है ही नहीं, आपको स्कॉलरशिप के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए एमए करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए। शायद इंजीनियरिंग में यूजफुल होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के लिए 60 लाख 1 करोड़ रुपए देना मुझे नहीं लगता है कि, उससे बेहतर है कि आप पढ़ो इंडिया में ही, दिल्ली स्कूल या आईएसआई या बॉम्बे में आईजीआईडीआर या मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कहीं भी जाओ। जेएनयू जाओ, जेएनयू तो बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, वहां पे तो जा ही सकते हो। तो ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना बेहतर है than going to US and or UK or wherever and spending a lot of money. When it comes to scholarships, the sad thing is that if you go to a top university in India, it is easier for you to get it. जैसे कि आप किरोड़ीमल से हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत आसान होगा, लेकिन अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से हो या सीतामढ़ी से हो और वहीं से कहीं हो, तो
स्कॉलरशिप मिलना है स्पेशली अब्रॉड जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये अगेन आई थिंक ये सब चीजें इंडिया के सिस्टमिक चीजों में थोड़ा प्रॉब्लम्स है कि हम हमेशा वो टॉप लोगों को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि जबकि हमको उन लोगों को हेल्प स्कॉलरशिप और ये सब हेल्प देना चाहिए जो सबसे मतलब डिजर्विंग लोग हैं। और ये एंड ये बात भी है कि ना सब सारे स्कॉलरशिप्स इंडियन लोग ही नहीं देते हैं, बाहर के भी लोग देते हैं। बट इन सब में मुझे लगता है कि अगर आप काम नहीं किए हो या पढ़ाई नहीं किए हो दिल्ली जैसे जगह से, या काम नहीं किए हो कोई टॉप लोगों से, तो फिर इनका इन स्कॉलरशिप्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। Right. So we've talked about how why one should choose a university abroad over a university in India. हमने बात करी कि कोई कैसे अपनी education को fund कर सकता है while they're there. Now we come to the subject that one can choose. So, for example, I'm a political science student. Somebody is an economics student. Now, उनको किस because masters is supposed to be a specialized degree. So किस फील्ड में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है, हाउ कैन वन डिसाइड दैट? जैसे खुशनूर का भी सवाल यही है दैट they're doing a BA honors in Russian language, पर आगे international studies, international relations में पढ़ाई करनी है. So is it a good choice? How do you decide कि कौन सा एक good choice है और क्या नहीं? So Russian language. So let's start with Kushnu's question. जितना मुझे पता है, मुझे लगता है कि it's a good choice. I think international relations is a more marketable field in the sense that और लोग जानते हैं उस फील्ड के बारे में, उसके स्कोप ब्रॉडर है, रशियन से तो ब्रॉडर है मुझे लगता है। रशियन लैंग्वेज अगर आप करोगे तो फिर आपके जो लिमिटेड आपके स्कोप जो है वो रशिया संबंधित चीजों के लिए लिमिटेड होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस इज डेफिनेटली अ मच ब्रॉडर चॉइस एंड देयर आर मेनी वेरी गुड स्कूल्स इन इंडिया, जैसे कि JNU है जहाँ पे आप ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग। अगर आप एक स्टेप थोड़ा जूम आउट करके सोचेंगे, जैसे आप रितिका जी पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या मैंने इकोनॉमिक्स किया, आई थिंक मास्टर्स डिग्री के लिए इतना स्पेशलाइजेशन से ज्यादा आई थिंक आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे करें। एंड आई नो इट्स इजी टू से दिस कि सबको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अपने सेकेंड ईयर में हो अंडर ग्रेजुएट का, तब से आपको शुरू करना चाहिए पढ़ाई करना। कि स्पेशली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो आपको सच में थोड़ा जल्दी ही शुरू करके या टेक्स्ट बुक्स आप मांगो जैसे इन सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों से या कहीं और मतलब बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बच्चों से, कि उनका टेक्स्ट बुक्स मांग के पढ़ना शुरू करो अपने आप। या एक स्टडी सर्कल बनाओ कि आप 5-6 बच्चे जो है जो मास्टर्स करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी ही करेंगे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, या थर्ड ईयर में भी करोगे या थर्ड ईयर के बाद भी करोगे तो एक गैप ईयर लेके बस बैठ के पढ़ना और क्वेश्चन पेपर करना। ये मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है ये सब करना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के साथ कोई लिंक्स डेवलप करना जो ऑलरेडी ये सब यूनिवर्सिटीज में हैं। जैसे कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको जाना है तो आई थिंक द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू इज कोई ऐसा बच्चा जो दिल्ली स्कूल में इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे थोड़ा जल्दी, थोड़ा अपना ही इनिशिएटिव लेके करेंगे। और मैंने ये देखा है एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, प्रोफेसर लोगों को भी या स्टूडेंट्स लोगों को भी, यूएस में थोड़ा बेहतर होता है, इंडिया में भी बहुत लोग करते हैं कि अगर आप बस ईमेल लिख दो, आप सोचो मत कि ये जवाब देंगे। अगर सबसे बुरा है क्या होगा, वो जवाब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, बट ईमेल लिख सकते हो आप। तो अगर आपको जिससे भी बात करना है उनको एक ईमेल भेज दो, आजकल सबका ईमेल अवेलेबल होता है, गूगल कर दो तो मिल जाता है। तो आप बस ईमेल भेज दो, बोलो कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं इसको ये मुझे ये करना है, अब मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे को 10 मिनट का टाइम दो, या मैं फोन पे करूंगा या मैं ईमेल से ही बात करना है, ये सब मेरे सवाल है। मुझे ऐसे हफ्ते में 3-4 ईमेल आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम पे मैं सबका जवाब दे दूँ। और मेरा एक्चुअली अभी ये सोच हो रहा है कि मैं शायद एक वेबसाइट ही शुरू करूँ जिसमें ये सब सवालों का ऑलरेडी आंसर्स हो, क्योंकि मुझे वही 5-6 सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स करना है, कैसे पढ़ना है,
इकोनॉमिक्स करने के बाद क्या करना है, मतलब ये जो ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं यही सवाल आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें करना चाहिए अगर आपको डिसाइड करना है आगे क्या करना है। बट एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में एंड टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इट इज द यूनिवर्सिटी दैट्स इम्पोर्टेंट, नॉट व्हाट यू डू। क्योंकि मास्टर्स जाने के, जैसे मैं अब दिल्ली स्कूल जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कास्ट के बारे में पढ़ना है, मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स नहीं करना है। तो वो सब मैं यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का डिग्री लेने के बाद मैंने फिर वो चॉइसेस किए थे। बट पहले आपको गेटिंग इनटू द टॉप स्कूल इज द फर्स्ट गोल आई थिंक। राइट, डेफिनेटली सर। बट सर अगर हम ऑल्टरनेटिवली इसको देखें और हम ये देखें कि अगर किसी को कॉलेज देख के फर्स्ट दे हैव टू डिसाइड कि उन्हें किस कॉलेज में जाना है एंड देन दे choose the relevant course from there. There can also be a difference, say somebody wants to study public policy, make a career in policy. But there is also that MBA students who get into the policy field get better job opportunities. Right. For somebody who has an MPP. तो इस केस में कोई स्टूडेंट कैसे चूज कर सकता है कि उनको MBA ज़्यादा सूटेबल रहेगा, विच इज़ अ मोर जनरलाइज सब्जेक्ट, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, या if somebody should do an MPP in India या बाहर से for better job opportunities? So I would say that an MBA is useful अगर आप अनडिसाइडेड हो, थोड़ा भी अनडिसाइडेड हो, तो मुझे लगता है कि MBA इज एन इंटरेस्टिंग डिग्री, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है। उसके बाद आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो कि आप पॉलिसी का काम कर सकते हो, बट टिपिकल MBA एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, या मैनेजमेंट कोई कंपनी मैनेजमेंट पे पोजीशन में जाएंगे, या फाइनेंस में जाएंगे, तो आपका ब्रेड बहुत बड़ा होता है। अगर and yes, there is a trade-off between say doing a policy degree, अगर आप policy degree कर रहे हो कोई से जिंदल स्कूल में, versus आप MBA कर रहे हो FMS में। तो ये काफी, FMS एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किरोड़ीमल के बिल्कुल सामने, एक कॉलेज है किरोड़ीमल के बिल्कुल सामने है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत माना जाना MBA स्कूल होता है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि फीस बहुत कम होता है, वो बहुत शॉर्ट आफ्टर कॉलेज है। तो FMS में अगर आपका एडमिशन हो गया है, और बट आपको पता है कि आपको अगर पॉलिसी करना है, और आपका दूसरा ऑप्शन है कोई जिंदल कॉलेज में, जिंदल स्कूल विच इज ऑल्सो गुड स्कूल, वहाँ पे पॉलिसी है, तो वो चॉइस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा जनरल प्रिंसिपल उससे मैं निकालूं, तो मैं यही बोलूंगा कि आप उस यूनिवर्सिटीज में लोग जो है उनसे बात करो, और थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करो कि कौन सा बेहतर है। अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट है, मतलब अगर 10% डाउट भी है, तो आप MBA करो, क्योंकि MBA में आपको फ्रीडम है बाद में चेंज करने के लिए अपना दिमाग। अगर आप पॉलिसी के मास्टर्स करोगे तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा ब्रॉड है कि या पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि आप PhD कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैंने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में किया है, मुझे इसी में PhD करना है। लेकिन अगर आप पब्लिक पॉलिसी जैसे एक बहुत ही नीश सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर्स किया है, तो फिर आपके अपॉर्चुनिटीज जो आगे जो है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो मेरा जनरल एडवाइस ये होगा कि अगर आप अनश्योर हो तो ब्रॉडर डिग्री करो, तो नैरो डिग्री मत करो। और अगर थोड़ा भी अनश्योर हो, मतलब अगर आप 70% श्योर भी हो, तब भी आप जितना हो सके उतना ब्रॉड डिग्री ही करो मास्टर्स के लिए। और अगर आपको चूज करना है कि अगर आप श्योर हो कि आपको पॉलिसी ही करना है, तो फिर मुझे लगता है कि वो टाइप ऑफ कॉलेज पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इंडिया में जितना मैंने देखा है, इतने कुछ खास पॉलिसी स्कूल्स में डिग्रीज मैंने इतना नहीं देखा है, जितना मुझे लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स ही करना चाहिए। फिर अगर आपको पॉलिसी करना है तो इकोनॉमिक्स इज अ गुड वे ऑफ गेटिंग इनटू पॉलिसी, जैसे मैंने किया है। तो आई थिंक दैट्स द वे टू डू इट। Right, sir. Makes complete sense. So I think we'll move on. And Yeah. basically, you've done a PhD. आपने BA करा, MA करा, and now you've done a PhD. But not a lot of people in India know what the value of a PhD is. PhD के बाद आपके लिए कितने doors open होते हैं, जो शायद एक simple BA या MA के बाद ना हो. तो could you shed some light on the relevance of a PhD in future prospects? तो
आई थिंक पीएचडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप कोई एक चीज पे आपने बहुत वक्त बिताया होगा बाय द एंड ऑफ द पीएचडी। जैसे कि अब मेरा पीएचडी है कि स्टडिंग बिहार, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो और स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग मोस्टली एट कास्ट एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स की सरकार के अंदर कैसे चीजें होते हैं जो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो गरीबों का मदद कर सके। तो ऐसे पॉलिसीज को मैं स्टडी कर रहा था। तो अब ये इतना स्पेसिफिक एक टॉपिक हो गया है कि आ, कम ही लोग होंगे जो इतना वक्त देके कोई ऐसे टॉपिक को पढ़े होंगे। तो फिर अ, आपका डिमांड बढ़ जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं देखिए, अगर कल कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पॉलिसी कर रहा है, तो अगर कोई जैसे मैंने लोक शिकायत निवारण कानून, एक कानून है बिहार का, तो वो उसके तहत लोग कंप्लेन कर सकते हैं सरकार के बारे में। तो वो उस पे मैंने बहुत डीप स्टडी किया है। तो अगर कोई भी शिकायत, ऐसे कोई कानून है कोई और स्टेट में, कोई और कंट्री में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था, तो ऑफन मुझे कोई युगांडन आदमी आके बोलता है कि हमारे कंट्री में भी है, आपने बिहार में क्या सीखा है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे भी होता है। तो पीएचडी आई थिंक सबसे ज्यादा वो एक चीज देता है कि आपको बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज और डीप नॉलेज देता है, कि एक चीज पे आपको बहुत पता होता है। ये बिल्कुल एमबीए का ऑपोजिट होता है। एमबीए में क्या होता है कि आपके बहुत चीजों के बारे में थोड़ा पता होता है और फिर आप उसको यूज करके अपना करियर बिल्ड करते हो। पीएचडी में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो एक चीज पे बहुत डेप्थ में जाते हो। आई थिंक दैट इज द बिग डिफरेंस। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम नहीं बट इसमें आदमी को ये सोचना पड़ता है कि क्या आपको डेप्थ चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर मुझे या एंड किस चीज पे आप कर रहे हो पीएचडी, मतलब कुछ लोग तो ऐसी चीजों पे करते हैं जिस पे डिमांड है ही नहीं, और कुछ और ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसी चीजों पे करते हैं जिनको उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है पीएचडी करना। बट अगर आप ऐसी चीज पे पीएचडी किए हो जिसका कुछ यूज हो रियल वर्ल्ड में, और जिसको करने में आपको मजा आ गया, और जो आपका इंटरेस्ट है, और जो आप आगे करना चाहते हो, तो फिर बहुत चीजें कर सकते हो। जैसे अब मेरा है कि अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शुरू करूंगा जनवरी से यहाँ पे यूएस में। बट मैं ऑलरेडी एक टीम सेटअप किया हूँ जो बिहार सरकार के साथ बैठ के काम करता है, बिल्कुल पॉलिसी चीज़ों के बारे में, और उसी से मैं रिसर्च भी अपना लेता हूँ। तो मैं उस पीएचडी का नॉलेज यूज करके मैं जाके पटना में गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ और मिनिस्टर्स के साथ बात करके मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे कुछ पता है आपके सिस्टम्स के बारे में, जिससे आपको भी यूज हो सकता है, और हम साथ में क्यों ना काम करें। और मुझे हमेशा ऐसे इंटरेस्ट था कि ऐसे पॉलिसीज पे काम करें जिससे लोगों का फायदा हो। तो फिर आ, वो लोग भी फिर बोलते हैं कि ठीक है, तुमने इस पे पीएचडी किया है तो तुमको तो कुछ तो पता होगा, तुम आके बिहार में रहे हो, घूमे हो, यहाँ के डेटा सिस्टम्स, यहाँ के सिस्टम्स देखे हो, और फिर डेटा एनालिसिस किए हो, और 5 साल से ये कर रहे हो। तो फिर यहाँ के लोग भी हेल्प बोलते हैं। और क्योंकि मैंने बिहार में काम किया, फिर कर्नाटका के लोग भी आके बोलते देखिए आपने बिहार में ये सब काम किया, तो क्यों ना हम वही चीजें थोड़ा बहुत हमको कर्नाटका में भी सिखाए। तो वो एक, after finishing the degree you are recognized as a specialist, and there's a demand for you to come and set these things up, and you can do things that will improve people's lives. So I think all of these things are good things you get out of a PhD. So uh, but but I think the important thing here is PhDs are long journeys. मतलब 5 साल 6 साल आपको पढ़ना पड़ता है, सबके लिए नहीं है ये बात। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप डेटा देखेंगे तो ओवर 50%, आई थिंक 55% ऑफ स्टूडेंट्स जो तीसरा और चौथा साल के पीएचडी में है वो डिप्रेस्ड है। तो ये इसलिए है क्योंकि पीएचडी में क्या होता है कि ये नॉर्मल डिग्री की तरह नहीं होती है कि आपको एक कोई कोर्स वर्क मिलता है, कोर्स वर्क पढ़ लो, कोर्स वर्क में अच्छा करो, मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स मिलने के बाद आप निकल जाते हो। ऐसे नहीं होता। पीएचडी में आपको अपना ही आइडिया डेवलप करना है। और काफी बार क्या होता है कि, और जैसे अब मैं था, अगर मैं हार्वर्ड में बैठ के सोचता रहता कि बिहार में कैसे होगा, ये सब कैसे करें, तो फिर आपके आसपास कम ही लोग होंगे जो ये सब चीजों के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत लोनली प्रोसेस हो जाता है कि आप हो, आपके जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्पेसिफिक है, और आपके प्रोफेसर से जो हेल्प करेंगे, बट इट्स अ वेरी स्लो लोनली प्रोसेस। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता कि सोच समझ के पीएचडी करो, सबके लिए नहीं। Right. So, thank you so much for this piece of information जो
आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता होती बिफोर दे गेट इनटू देयर पीएचडी प्रोसेस. तो सो मूविंग ऑन, वन important trade-off that a student faces जब वो अपना bachelor's खत्म करते हैं is that masters कब करें, because mostly abroad if we see class average age would be 24, 25, 26 years, which is every student finishes their BA bachelor's degree at the age of 21, 22. So that is about 4-5 years after that. तो किसी स्टूडेंट को अगर अप्लाई करना है तो व्हाट इज अ गुड टाइम टू अप्लाई, व्हाट एज, व्हाट qualification, how many years of work ex? That's a very good question. So how many years after your bachelor should you apply for a master's, right? So wow, okay, so it's a hard question. मुझे लगता है कि एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलूँ, अभी क्या है कि अभी थोड़ा ट्रेंड आ गया है कि लोग 3 साल करने के बाद, अंडरग्रेड करने के बाद 1-2 साल काम करते हैं. इसका बेनिफिट एक पॉजिटिव चीज भी है और नेगेटिव चीज है. नेगेटिव चीज ये है कि अगर आपको इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो आपके एक अंडर ग्रेजुएट के 3rd ईयर से ज्यादा कोई बेहतर टाइम नहीं है. जितना आप नॉलेज आपने 3 साल में गेन किया वो सब अपने दिमाग में उस टाइम पे रहता है. अगर आप गैप लेते हो 2 साल 3 साल, तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो उस गैप के बाद वापस आके अपना टेक्स्ट बुक्स लेके पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम देके क्लियर किए हुए. तो अगर आप गैप लेंगे तो आप ऑलमोस्ट 70% अपना इंडियन मास्टर्स करने का, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने का जो डोर है उसको आप क्लोज कर रहे हो. लेकिन उस गैप लेने के बाद आपका और डोर्स खुल सकते हैं. जैसे कि आप अगर कोई टॉप डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो फिर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर सकते हो. वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनके साथ काम करके अप्लाई कर सकते हो आप. तो दैट इज द ट्रेड ऑफ. तो मैं जैसे हर आदमी को लगता है कि अपना जर्नी ठीक था, तो मुझे लगा कि जब मैंने किया 3 साल अंडरग्रेड और फिर इमीडिएटली मैंने 2 साल के बाद मास्टर्स उसी टाइम पे कर दिया, तो मुझे लगा कि वो यूजफुल था क्योंकि उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया. लेकिन मुझे पता था कि 3rd ईयर में ही कि मुझे करना क्या था. मुझे पता था कि मुझे एमबीए नहीं करना है, मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे रिसर्च करना है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना है. इतना तो मुझे थोड़ा आइडिया था. तो मेरे केस में काफी क्लियर था बात कि मुझे पता था. बट बहुत लोगों को डिसाइड करना होता है कि 3 साल करने के बाद वो अनडिसाइडेड होते हैं, ये पता नहीं होता है कि क्या करे, एमबीए करे नहीं करे, क्या और करे. तो उनके लिए वो गैप यूजफुल होता है. बट मुझे हमेशा ये लगता है कि आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर मैंने गैप ले लिया है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा वापस आके एंट्रेंस एग्जाम देना. और एकेडेमिया में ही जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कभी कभी कि 3-4 साल आप एकेडेमिया छोड़ के कहीं और काम कर रहे हो तो वापस टेक्स्ट बुक्स पे आना इतना इजी नहीं होता है. बट अगर आपको वापस जाके एमबीए करना है तो ठीक है. एमबीए करने के लिए वो कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको अपना पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या मैथ्स या इकोनॉमिक्स का डिग्री इतना हेल्प नहीं करता है. बट डिसिप्लिनरी मास्टर्स करना है तो आपको सोच समझ के गैप लेना पड़ेगा. And sir, if we talk about education abroad, application process, which उसमें entrance exam नहीं होती, but they screen your resume, they screen your writing. So Right. in that case, what is recommended? So education abroad, I think work experience is useful, always useful. But remember that when you go abroad, what they're looking for is तुम्हारा at least US अगर जाओगे आप तो GRE एग्जाम का स्कोर, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जो आप पढ़ के दे सकते हो. फिर आपके जो काम किया है, आपके ग्रेड्स देखते हैं. जैसे कि आपने अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स में कितना, अगर मास्टर्स नहीं किया तो अंडर ग्रेजुएट में कितना नंबर आया आपका, तो आप क्लास में कहाँ थे, आप वर यू इन द टॉप ऑफ द क्लास, इन द मिडिल ऑफ द क्लास, वो इम्पोर्टेंट होता है. फिर थोड़ा बहुत देखते हैं आपका रिसर्च क्या किया आपने या कुछ और किया आपने अंडर ग्रेजुएट में. और फाइनली कौन आपके लिए लेटर लिख रहा है. तो मास्टर्स डिग्री के लिए थोड़ा कम होता है, लेटर का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है. पीएचडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पीएचडी में लेटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मास्टर्स के लिए जो बाकी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जीआरई इतना जीआरई एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि मिनिमम इतना नंबर आना चाहिए. उससे ज्यादा आएगा तो ठीक है, कोई सब एक ही टाइप के है.
उससे कम आएगा तो आपका नहीं होगा, तो वैसे आपको जीआरई के बारे में सोचना पड़ेगा। तो गोइंग अब्रॉड में मुझे लगता है वर्क एक्स डेफिनेटली काउंट होगा, कि अगर आपने 3 साल कहीं बाहर काम किया है तो अंडरग्रेड के बाद, तो वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप 2 साल इंडिया में मास्टर्स किए और फिर 2 साल काम किए और एक और मास्टर्स करना चाहते हो, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। कुछ लोगों को लगता है कि दो दो मास्टर्स क्यों करें, एक मास्टर कर लिया हमने तो फिर दूसरा, और वो भी एक्चुअली सोच सही है। बट मुझे लगता है कि वो जो इंडियन मास्टर्स का जो सिक्योरिटी मिलता है कि मैंने कर दिया ये मास्टर्स, अब ये मेरे पास है और मैं इस पे बिल्ड कर सकता हूँ बाहर जाके, क्योंकि बाहर के जो मास्टर्स है वो कभी कभी रोड होता है पीएचडी के लिए भी। जैसे कि लोग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं अमेरिका में जाके, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मास्टर्स डिग्री यूज करके फिर उसी से पीएचडी, उसी के प्रोफेसर से बात करके वहीं पे पीएचडी कर लेते हैं, तो ये एक और रोड भी होता है। बट वर्कएक्स इज डेफिनेटली हेल्पफुल, सो आई वुड से अगर आप शुरू से 100% सर्टन हो कि आपको बाहर ही जाके करना है, तो प्लीज आप थोड़ा 1-2 साल तो वर्कएक्स करो, किसी के साथ रिसर्च, अगर मास्टर्स करना है रिसर्च करो या कुछ भी करके फिर निकलो, ये बेहतर है। राइट सर, तो आपने हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया, व्हाट ऑल दे लुकिंग फॉर। अगर इफ वी गो अ लिटिल इन डेप्थ एंड अगर आप हमें थोड़ा एसेज के बारे में बताएं जो एप्लीकेशन में आपसे मांगते हैं, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इफ यू हैव इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज द प्रोसेस इन अदर कंट्रीज एज वेल, और कोई कैसे बिटवीन कंट्रीज अपने कॉलेज चूज कर सकते हैं। ओके, सो बिटवीन कंट्रीज आई थिंक एक चीज ये है कि मास्टर्स डिग्री करना है तो यूएस में फंडिंग मिलना मुश्किल है, लेकिन यूके में भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप यूरोप में जाओगे तो थोड़ा इजी है फंडिंग मिलना। मतलब काफ़ी बार ये होता है कि मास्टर्स डिग्री के साथ ही फंडिंग आ जाता है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस में ही आपका एक चीज़ होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है आपका जर्नी क्या था, आपने कहाँ से पढ़ के कहाँ आए, और क्या आपने सीखा अपने पूरे अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस और बाकी जो वर्क एक्सपीरियंस आपने किया उस सब से, तो एक कुछ लेसन, सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू राइट। और उसके काफी अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो देयर बी लॉट्स ऑफ प्लेस पीपल टेलिंग यू कि कैसे लिखना है। एंड मुझे नहीं लगता है इतना हार्ड है किसी और को, जो कि लोगों का आप अगर आपके कोई दोस्त ने अप्लाई किया या जो भी है वहां से आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें लिखने में। बट बेसिकली अगेन इसमें भी peer learning is the best, या learning from people who came before you, जिनका सक्सेस हुआ है उनसे बात करके उनका स्टेटमेंट ले लो, पढ़ लो, और उसी से अपना मॉडिफाई करके अपना चीजें ऐड करके आप कर सकते हो। उसके अलावा यूएस वर्सेस यूएस डिग्री में और क्या देखते हैं, आई थिंक या अदर देन दैट आई थिंक इट्स जस्ट योर ग्रेड्स एंड योर जीआरई तो मिनिमम होता है, फिर ग्रेड्स होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज इन अदर प्लेसेस कभी कभी कुछ लोग राइटिंग सैंपल मांगते हैं कि आपने कहीं लिखा है, कुछ लिखा है तो उसको आप दिखाए अपने एप्लीकेशन में ही एक अटैच करके भेजिए, ऐसे बोला जा सकता है। तो वो सब चीजें आपको, अगर आपने कहीं कोई रिसर्च पेपर लिखा है या कुछ भी, वो सब आप ऐड करके भेज सकते हो। बट मुझे लगता है कि यूरोप और यूएस में अगर आपको फंड चूज करना है तो सब, एंड आपके दिमाग में फंडिंग इंपॉर्टेंट है, यूरोप आप कोशिश कीजिए। यूरोप में काफी बार फंडिंग देते हैं वो लोग। जब पीएचडी में आएंगे तो पीएचडी यूजुअली हर जगह देते हैं पैसे। कंडीशन ये हो सकता है कि आप 1-2 साल टीचिंग असिस्टेंट बन के कुछ पढ़ाई मतलब लोगों को, बच्चों को पढ़ाओ, या आप रिसर्च एसोसिएट बन के किसी प्रोफेसर के साथ काम करो, तो वो हो सकता है। बट ज्यादातर फंडिंग आपको मिल जाता है। तो पीएचडी के लेवल पे मुझे नहीं लगता है यूएस यूरोप में फर्क है, बट मास्टर्स के लेवल पे आपको यूके में या यूएस में करना है तो फंडिंग मिलना मुश्किल है, तो ये मैं बोल सकता हूँ। Right, definitely, sir. So you've mentioned कि application process में they have a look at your GRE score. But अगर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, स्पेशली फॉर कोर्स लाइक MPP, तो कई बार ये भी होता है that they give you an option to send your GMAT score या GRE score. And they also require you, since हम इंडिया से हैं और हमारा प्राइमरी जो एजुकेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो they also ask for an IELTS or a TOEFL score.
तो अगर हम इन दोनों सेट्स ऑफ एग्जाम्स को कंपेयर करें, व्हाट इज बेटर, जीमैट और जीआरई, एंड व्हाट इज बेटर, आईएलटीएस और टोफल? मैंने जीमैट नहीं लिया, so I can't comment, but they're not very hard exams. बहुत मतलब अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे बार बार, एंड मैं हमेशा एक्चुअली जो टॉप जैसे आप हो या कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इंग्लिश किया है, मैथ्स किया है, मैं उनको भी आके बोलता हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर आपने एमए किया है, जो बहुत मैथ्स पढ़ के आए हो, उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप वो कुछ पैसा होता है 10,000 15,000 जो भी है, वो करके आपको एक मॉक टेस्ट मिलते हैं। वो मॉक टेस्ट जैसे प्रिंसटन रिव्यू एक कंपनी है, कैप प्लान है या जो भी है, उनके साथ आप वो टेस्ट ले लो। वो एक टाइम करके आपको बिठा के कोई सेंटर में या एक लिंक देते हैं, आपके घर पे ही बैठ के आप कर सकते हो। तो अगर वो मॉक टेस्ट करेंगे आप, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक एग्जाम एटमॉस्फेयर अगर आप अपने घर में रिक्रिएट कर सकते हो, तो उससे कोई बेहतर लर्निंग नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। और वो कभी कभी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वही मैंने बोला कि 10-15 हज़ार रुपए तक जा सकता है, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग, क्योंकि वो कर दोगे आप तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और आप अपना इम्प्रूवमेंट को ट्रैक कर सकते हो कि पहले जब आपने शुरू किया पढ़ना तो आपका स्कोर था 150 आउट ऑफ 170 मैथ्स में। वो करते 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 अगर आपको प्रोग्रेस दिख रहा है, तो फिर आपको पता है कि अच्छा ठीक है, मेरा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ये सब जो पैकेजेस होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं इस मामले में। अब टोफल एक्चुअली टू सम एक्सटेंट जीआरई, बट टोफल तो बिल्कुल स्कैम है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अभी वनीशा का मैं सवाल या अनुराग का सवाल मैं देख रहा हूँ, जो ऐसे इंग्लिश लिख सकते हैं, उनको क्यों वापस प्रूव करना है किसी को कि हमको इंग्लिश आती है। ये बस एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया है कि अपने जो भी टोफल चलाते हैं उनको थोड़ा पैसा फ्री में मिले। तो वैसे होता है, बहुत सिंपल एग्जाम होता है, वो कोई भी लिख सकता है इसके जवाब। एंड मैंने आईएलटीएस नहीं लिया बट टोफल लिया है, और बहुत मुझे लगता है फ्रॉड एग्जाम है ये। और पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई कोचिंग वोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जाओ, एग्जाम दो और वापस आ जाओ। जीमैट के लिए आई थिंक यू शुड टॉक टू समवन जिन्होंने एमबीए किया है, क्योंकि ऑफन है या एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए जीमैट ज़्यादा और इम्पोर्टेंट होता है। जीआरई के लिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Definitely, sir. Thanks for telling us that IELTS, TOEFL जैसी exams ज़्यादा difficult नहीं होती, because when you see it on a website, you feel like it's very scary and very difficult. But it's good to know that that's not the case. Right. So, moving on, somebody had put in the chat box that admission in Harvard is very difficult because acceptance rate is very low, and that is also the case with all Ivy Leagues and all big state universities in the US and anywhere Right. else. तो अगर हम बात करें इस चीज़ की कि what is an ideal candidate for them, especially बहुत सारे इंडियंस अप्लाई करते हैं, इंडियंस स्टेइंग इन द यूएस, इंडियंस फ्रॉम इंडिया, तो उनके लिए आउट ऑफ अ बंच ऑफ so many Indians, who is a candidate that would stand out? Let me start by saying PhD में क्या देखते हो लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद जब मैं आंध्रा में था, तब मेरी जो प्रोफेसर थी फरजाना आफरीदी, उन्होंने मेरे को मैं वापस दिल्ली आया था, तो उन्होंने बोला कि तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो इस बार पीएचडी के लिए। तो मैंने बोला कि मैं सोचा नहीं, बट मुझे नहीं लगता है कि मुझे अभी करना चाहिए, मुझे और काम करना है इस पर। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मत करो, कि गैप बहुत ज़्यादा मत दो अपने स्टडीज़ के बीच, क्योंकि फिर जैसे मैं बोल रहा था कि एग्ज़ाम देना मुश्किल हो जाएगा, वैसे वो बोल रहे थे कि वापस जाके ये सब पढ़ना, अभी जो दिमाग में फ्रेश है, मास्टर्स किया तुमने, तो उसी को जाके अप्लाई करना पीएचडी में ईजी हो जाएगा, तो अभी अप्लाई कर लो। तो मैंने क्या किया कि मैंने बस वो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया, और बोला कि मैंने जो यूएस में ही था और यूके में 1-2, और बोला कि मैं बस यही 5-6 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करूँगा। एंड मैंने बोला कि अगर मेरे को जाना है तो मेरे को उसी में जाना है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे अब मुझे नहीं लगा कि मैं रेडी था, बट फिर भी मैंने अप्लाई किया। मैंने जब अप्लाई किया तो उस टाइम पे 1-2 में मेरा वेट लिस्ट हो गया, और एक में तो वो बोले कि
अगर आप मेरे प्रोफेसर ने बोली कि अगर तुमको पक्का जाना है वहाँ पे तो फिर मैं उनको लिखूंगी और बोलूंगी कि ये आएगा, आप उनको एक्सेप्ट कर दो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी आई थिंक था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है वो। मैं फिर से करूंगा, मतलब कुछ टाइम बाद। उसके बाद 2 साल बाद मैंने फिर से अप्लाई किया। उन 2 साल में मेरे एप्लीकेशन में 3 चीजें डिफरेंट थे। एक तो जो फरजान आफरीदी के साथ जो काम कर रहा था वो एक वर्किंग पेपर बन गया, एक रिसर्च पेपर बन गया, और मैं उसमें को ऑथर था। तो वो एक। दूसरा, मैंने बिहार में 2 साल काम किया था, उसके बाद तो थोड़ा बहुत और फील्ड वर्क और ये सब सीखने को मिला। जबकि मैं पहली बार जब अप्लाई किया तब भी मैंने फील्ड वर्क किया था, तो ये कुछ खास नया नहीं था। लेकिन तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि मेरे रिकमेंडेशन लेटर्स में अभी अभिजीत बैनर्जी और एस्टर डुफ्लो का नाम भी था। वो लोग भी मेरे लिए चिट्ठी लिख रहे थे। और जब उन्होंने लिखा तो वो ही यूनिवर्सिटीज जहाँ पे मुझे 2 साल पहले रिजेक्शन आए थे, जहाँ से उन्हीं यूनिवर्सिटीज में मेरा एडमिशन वापस हो गया। तो और मेरा नंबर नहीं बदले, मेरे जीआरई स्कोर में कुछ फर्क नहीं था, सब सब सेम था। बस ये 3 चीजें थे, और 3 में से मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिकमेंडेशन लेटर। तो वो मुझे लगता है कि पीएचडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मास्टर्स के लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में थोड़ा जीआरई होता है। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका ग्रेड्स, आपने कैसे किया अपने बैचलर्स में, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेटर्स पे इम्पोर्टेंस देते हैं, बट नथिंग कंपेयर टू पीएचडी में कितना करते हैं, एंड your work experience and everything else. So masters mein that combination of things is what is important. In both cases, I would say, if you want to apply to a particular university or a particular set of universities, उन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स का लिखो, बोलो कि मेरे को आपके साथ काम करना है, आप आप ये आपका काम मैंने पहले देखा हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन, ये मेरा ये है सीवी है, ऐसे भेज के, ऐसे कोल्ड ईमेल भी कर सकते हो। अगर क्या होगा, अगर जवाब नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बट आपके हाथ में ये है कि भेजना ईमेल, तो ये करना चाहिए आपको, मुझे लगता है। एंड क्योंकि अगर करेंगे और काम करेंगे कोई उसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एडमिशंस कमेटी में क्या होता है, वही लोग बैठे होंगे। अगर उनको पता है, आपका नाम देखा हुआ है कि अच्छा ये फलाना आदमी में का एप्लीकेशन है, ये ही आदमी मेरे साथ अभी पिछले 1 साल से काम कर रहा है, तो फिर वो लोग एडमिशंस कमेटी में खुद होंगे या खुद जाके बोल सकते हैं कि ये लड़का जो है वो मैं पसंद करता हूँ, ये मेरे साथ काम किया हुआ है। So I think that makes a big difference. So try and write to professors in those universities and just see what happens. Right, definitely, sir. Thank you very much for this Yeah. important insight. Moving on, if we talk about what the structure of PhD in the US looks like, because I'm sure there's be some key differences in the structure of a PhD in India versus the US. तो अगर आप हमें थोड़ा सा उन differences के बारे में बताएं. I think एक बहुत बड़ी बात होती है कि the breadth of classes. पहले 2 साल कोर्स वर्क होता है, इंडिया में भी होता है ऑफन, यूएस में है, एंड बट एक डिफरेंस ये है कि इंडिया में आपके पास यही 4 क्लासेस होंगे, मे बी एक ऑप्शनल होंगे, वहां पे तो 10 ऑप्शनल होंगे। आपको जो चीज पे काम करना है उस चीज का कोई प्रोफेसर मिल जाएगा जो पढ़ा रहा होगा उस पर, मतलब ब्रॉडली बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने किया सिलेक्शन ऑफ कोर्स, मैंने तो एक कोर्स किया पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो वो मैंने हार्वर्ड में नहीं किया, एमआईटी में किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज लिंक्ड होते हैं, तो आप कहीं और जाके भी क्लास ले सकते हो। तो मैंने एमआईटी में पॉलिटिकल इकोनॉमी किया, हार्वर्ड में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स किया। नेटवर्क थ्योरी होता है जो कंप्यूटर मैथमेटिकल ग्राफ थ्योरी होता है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज करते हैं और मैथमेटिशियंस यूज करते हैं, उसको सोशल साइंस में कैसे अप्लाई करें, एक कोर्स होता है नेटवर्क थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स में मैं लिख रहा हूँ 1-2 पेपर नेटवर्क थ्योरी पे। तो वो बहुत नीश, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक सब फील्ड होता है। उसका जो सबसे जाना माना इकोनॉमिस्ट एक आदमी है, मैथ्यू जैक्सन, जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं। जिस साल मैं कोर्सेज ले रहा था हार्वर्ड में, वो हार्वर्ड में विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो मैंने उनके साथ नेटवर्क थ्योरी का कोर्स लिया। और फिर मुझे हमेशा शौक था कि थोड़ा
माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक होता है मैचिंग थ्योरी होता है, एक और बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग और ये सब। तो मैचिंग थ्योरी पे मार्केट डिजाइन एक कोर्स होता है, मार्केट डिजाइन पे मैंने एक प्रोफेसर के साथ काम किया। तो ये जो मेरे ऑप्शंस थे, जब इंडिया में अगर एक चीज पे अब पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही मुझे मेरे पास 4-5 कोर्सेस थे। हार्वर्ड और MIT मिला के तो 6-7 कोर्सेस थे, जिनसे मैं 2 कर पाया। तो हर चीज पे अगर आप चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज में। आई थिंक वो बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा फर्क मुझे लगता है कि कोर्स स्ट्रक्चर से ज्यादा आपके जो सेमिनार्स और सिंपोजियम्स होते हैं, हर हफ्ता हार्वर्ड में कोई ना कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही सबसे टॉप लोग जो है वो आके सेमिनार प्रेजेंट करते थे। तो आपका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत अलग होता है। मतलब आप देख रहे हो कि बिल्कुल कटिंग एज जो रिसर्च बोलते हैं, जो बिल्कुल फ्रंटियर पे है, जो बिल्कुल मोस्ट रिसेंट मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च है, उन चीजों के बारे में भी आप बहुत ही जल्द एक्सपोजर आपको मिलता है अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज में होते हो, और उसमें मैंने देखा है। और तीसरा चीज मुझे लगता है, और वो मुझे लगता है हार्वर्ड और से बॉस्टन यूनिवर्सिटी जो 15th रैंक यूनिवर्सिटी, उन दोनों में भी वो फर्क दिखता है कि इमेजिनेशन। कि हार्वर्ड में लोग बोलते हैं कि अगर आप बोलोगे कि मुझे, जैसे मैंने किया, मैंने बोला 2016 के एंड में तो मेरे कोर्स वर्क खत्म हो गया था, मैंने बोला कि अब मुझे जाके इंडिया में 2 साल रह के काम करना है बिहार में। कोई और यूनिवर्सिटी में शायद लोग बोलेंगे कि मत करो, ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और क्योंकि मैंने बोला कि मेरे को इंडिया जाना है, रिसर्च करना है, और मैं एक पॉलिसी टीम सेटअप करना चाहता हूँ बिहार गवर्नमेंट के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बिशन और या एस्पिरेशंस है, वो बहुत लोग बोलेंगे कि मत करो, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। बट हार्वर्ड में बोलते नहीं जाओ, कि हार्वर्ड के पास वो कॉन्फिडेंस है कि शायद तुम कर सकते हो, या अगर तुम नहीं कर पाओगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो आई थिंक सो कोर्स वर्क, ब्रेथ ऑफ कोर्स वर्क, इमेजिनेशन, एक्सपोजर, ये 3 चीजें बहुत अलग है हार्वर्ड में और इंडियन यूनिवर्सिटीज में। Right. Right, sir. Sir, if we move on to some questions that we've received in the audience so that we don't miss out. So Anura asks, is it better to do a master's in a core discipline such as economics over taking up a more non-conventional subject such as a master's in development studies? And Anushka also has a similar question, master's in economics versus applied eco versus development studies for somebody who's interested in development and research? I would say economics. अगर आप कर पाओगे, अगर आप ये इसमें है, आपको मैथ्स करना अच्छा लगता है, तो आप सीधा इकोनॉमिक्स में करो। इकोनॉमिक्स करने के बाद आप डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स, एमफिल, PhD सब कुछ कर सकते हो। डेवलपमेंट स्टडीज में अगर आप मास्टर्स करोगे तो वापस इकोनॉमिक्स आना बहुत मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट मास्टर्स लेवल पे मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिनरी फोकस होगा तो बेहतर है। बट अगेन, नन ऑफ दीज रूल्स आर सेट इन स्टोन। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग डेवलपमेंट स्टडीज में करके फिर वापस जाते हैं। जैसे अब मेरी जो वाइफ है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में अंडरग्रेड करके टाटा इंस्टीट्यूट में डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर करके अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो आईवी लीग है वहाँ पे PhD कर रही है पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे जंप करके डिसिप्लिन्स में वापस वो PhD एक पॉलिटिकल साइंस में आके PhD कर रही है। तो ये आप कर सकते हो। और ऐसा एक्चुअली मैं भूल गया, डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स करके उन्होंने कैम्ब्रिज में एक और एमफिल किया डेवलपमेंट स्टडीज में। तो 2 डेवलपमेंट स्टडीज की डिग्री और 1 इकोनॉमिक्स डिग्री के बाद PhD किया उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में। तो आप कर सकते हो ये सब चीजें, आप मूव ऐसे से जाके कर सकते हो, बट मुश्किल हो जाता है। एंड डेवलपमेंट स्टडीज जैसा कोर्स में मुझे हमेशा लगता है कि आप, इट्स लाइक एन MBA फॉर सोशल साइंसेस, की थोड़े चीजों के बारे में बहुत कुछ, छोटी चीजों के बारे में बहुत कुछ आपको, मतलब ब्रेथ बहुत मिलता है बट डेप्थ नहीं मिलता है। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ डेप्थ। सो आई वुड ऑलवेज से कि इफ यू कैन डू इट, do the economics masters or the political science masters या जो भी है, but it is not the only way to do it. And look at कि कहाँ आपको मिल रहा है। अगर आपको
बैंगलोर यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स मिल रहा है और टाटा में डेवलपमेंट स्टडीज मिल रहा है तो मैं बोलूँगा टाटा जाओ। तो कॉलेज का भी ये होता है। तो बट ब्रॉड रूल मैं बोलूँगा कि डिसिप्लिनरी मास्टर्स बेटर, प्योर डिसिप्लिन इज बेटर देन इंटरडिसिप्लिनरी। राइट, अनुरा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास सर के लिए कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अभी हम सारे सवाल साथ में लेंगे। So, sir, the next question that we've received is Anushka is asking, would gaining experience in the field before going for masters be beneficial? And if so, what kind of organizations take undergraduate students for research work? In what discipline? Economics. Okay. हाँ, तो फिर you can apply to places like JPAL, places like Center for Policy Research, जो दिल्ली में है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है EPOD, look it up, EPOD, it's run by रोहिणी पांडे, it's a very good organization, वहाँ पे आप कर सकते हो। फिर ID Insight एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी बहुत डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते हैं। फिर यू कैन राइट टू, जैसे आप अशोका यूनिवर्सिटी में अगर आप थोड़ा पॉलिटिक्स के साइड में जाएंगे या पॉलिटिकल इकोनॉमी में जाएंगे तो अशोका में एक सेंटर त्रिवेणी सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज ऐसा कुछ है, त्रिवेणी सेंटर बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग काम है। उसके अलावा अभी एक्चुअली अशोका यूनिवर्सिटी में अरविंद सुब्रमण्यन वापस गए हैं इंडिया, और एक्चुअली वापस नहीं गए हैं क्योंकि अब सब कोविड चल रहा है, बट वो अशोका यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हैं और वहाँ पे एक न्यू इंडिया सेंटर शुरू किए हैं उन्होंने, इंडिया फोकस डेवलपमेंट इकोनॉमिक सेंटर। तो वहाँ पे आप डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, अपना बोल सकते हो कि मैं सो एंड सो हूँ और मुझे आपके साथ काम करना है, तो वो आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा रघुराम राजन ने एक शुरू किया क्रिया यूनिवर्सिटी, जो अभी बिल्ड हो रहा है, जो साउथ इंडिया में है, जो मद्रास चेन्नई से 2-3 घंटे के दूर में है। तो उस यूनिवर्सिटी में भी कुछ रिसर्चर्स है जो ढूंढ रहे हैं, सॉरी प्रोफेसर्स है जो ढूंढ रहे हैं रिसर्चर्स के लिए। आई वुड से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, JNU, अशोका, सॉरी नॉट अशोका, IIT बॉम्बे, ये सब जगहों में भी से भी लोग प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको कोई प्रोफेसर के साथ काम करना है तो यहाँ पे भी लिखो आप। बट मुझे हमेशा लगता है कि तो थोड़ा प्रोफेसर के बारे में पढ़ के उनका काम देख के फिर अप्लाई करो, तो कोई ना कोई तो हेल्प करेंगे। Right, Anushka, I hope that answers your question. So moving on, we have a question. Considering development is an extremely wide topic, at what stage and how did you come to a conclusion that your particular area of interest was caste? I'm okay, so it is a very wide subject. I think that if you travel in Bihar, in rural Bihar, caste is everywhere. You see it, मतलब आप थोड़ा भी travel करोगे तो लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत आपके in your face होता है। So I think that was one reason that it was important, that I thought I should study that. And my work also was at the intersection of caste and government systems, right? और क्योंकि मैं काम करता था जेपाल में भी सरकार के साथ, तो मुझे हमेशा वो इंटरेस्ट था कि मुझे ये सिटीजन्स होते हैं एक साइड पे और गवर्नमेंट स्टेट होता है एक साइड, तो ये सिटीजन्स और स्टेट के बीच जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मेरे दिमाग में एक हमेशा होता था कि हाउ डू वी इम्प्रूव इट। जो गरीब है, जो मजदूर है, जो जिनके पास कुछ नहीं होता है सिवाय स्टेट, हाउ डू यू मेक द स्टेट वर्क बेटर फॉर देम, राइट? क्योंकि हम और आप जैसे लोग शायद सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन सरकार के बगैर भी हमारा लाइफ काफी चीजें स्मूथली जाते हैं, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सब नहीं कर पाते हैं, जिनको राशन की दुकान या DM के सहाय से जो चीजें मिलते हैं उन्हीं से उनका लाइफ चलता है, तो उनके लिए वो लाइफ कैसे बेहतर करे, ये मेरे दिमाग में हमेशा था। एक लास्ट चीज ये है कि मैं मुजफ्फरपुर में मेरा एक दोस्त है संजय साहनी नाम का एक आदमी है, जो एक्चुअली मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि मैं पहले उसके गांव गया था 2012-13 में, जबकि वो
उसी टाइम पे वापस आया दिल्ली से। वो दिल्ली में इलेक्ट्रिशियन था। वो अपना गांव वापस आया करप्शन फाइट करने के लिए। तो उसके गांव में जैसे उन्होंने मजदूरों को मोबिलाइज किया, औरतों को एक संगठित किया, एक पूरा एक मूवमेंट शुरू किया, वो सब देखने के बाद मुझे बहुत लगा कि जो गरीब है, जो मजदूर है, उनको कैसे उनका लाइफ थोड़ा बेहतर करे। एक तो संजय सानी जैसे लोग हैं जो उनको एक यूनियन टाइप बनाते हैं, उन सबको एक साथ बुलाते हैं और करते हैं। और दूसरा होता है कि सरकार के साइड से भी थोड़ा और स्टेप्स ले, ताकि वो लोकल स्टेट जिसको बोलते हैं, लोकल ऑफिसर्स बोलते हैं, उनको थोड़ा और रेस्पॉन्सिव और रेस्पॉन्सिबल बनाए। तो वो मैं सोचने लगा उन सब चीज़ों के बारे में। So that's why I was kind of sure that this is what I wanted to do. I was also very sure that I want to work on India, कि मुझे लगा कि मैं इंडिया के बारे में ही काम करूँ, इंडिया पे ही काम करूँगा। तो और इंडिया में ही मुझे लगा कि बिहार या कर्नाटका, बिकॉज कर्नाटका आई एम फ्रॉम देयर, तो मुझे लैंग्वेज ये सब आता है। और बिहार बिकॉज मैंने काम किया था वहाँ पे। These were the only two places. So in that sense, I think I kind of, within development, once you pick these two regions, then you're moving more and more towards uh, Bihar, for example, is a very caste-ridden society, so ये सब चीजें easily हो जाते हैं. So I think that's how I kind of narrowed down. And yeah, Right. I can send you more details about Sanjay Sani later. Definitely, sir. If you can send it right now, you can put it in the chat box. Okay. Otherwise, maybe at the end of the session, we can touch upon how somebody can get in touch with you. Yeah. So we'll quickly move to the next question because we're running a little low on time. So Vanisha asks, how almost everything is present online, from video lectures of MIT professors to any university in the world. So can't it bridge the gap between the universities? For example, if someone is enrolled in a local university but wants to do PhD or masters from Ivy League, so can somebody learn from online lectures? I think yes, you can learn. I think it helps you bridge the knowledge gap, thoda bahut. But I think universities do more than just lectures, right? They create an atmosphere कि आप स्टूडेंट हो, आपको यूनिवर्सिटीज आपको क्यूरेट करता है कि क्या क्या क्लासेस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या सीखना चाहिए, कैसे चीजें सीखना चाहिए। अगर आप बैठे हो यहाँ पे और आपको कोई कोर्स लेना है, तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सा सही कोर्स है आपके लिए। वो यूनिवर्सिटीज वहां से शुरू करता है, वो क्यूरेट करते हैं कि अच्छा आप ऐसे आदमी हो तो आपके लिए शायद ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। The other thing you will miss out अगर आप ऑनलाइन करेंगे is a pure learning experience and a back and forth with the professor. Pure learning experience मतलब आपके classmates. So I think 50% of Harvard's strength is also the fact, जैसे मैं बोल रहा था पहले, कि students अच्छे होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ड्रिवन होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत पैशनेट होते हैं। तो उनसे बात करने का जो माहौल जो बनाया हुआ होता है, वो अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो नहीं होगा। तीसरा, आपका इंटरेक्शन विद प्रोफेसर, कि काफी बार क्या होता है कि आप लेक्चर ऑनलाइन वीडियो देख लेते हो, कुछ सीखते हो, आप फिर छोड़ देते हो, मतलब आप कुछ अपना सीखोगे। अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप उसी टाइम पे प्रोफेसर को पॉज करके बोल सकते हो कि भाई ये कैसे हुआ या वो कैसे हुआ। अब वो एक लेवल का होता है। दूसरा लेवल का ये होता है कि अगर जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को यूनिवर्सिटी में, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि अच्छा ये ऐसा है, ये क्या है, और मैं देखता हूँ कि he is able to he or she is able to actually go very deep, their questions are very good, फिर मैं खुद encourage करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप क्यों नहीं मेरे ऑफिस आके बाद में हम बात करें कि या ये अलग से रीडिंग्स है जो आपको करना चाहिए। या तो एक अलग लेवल का जो रिलेशनशिप होता है वो आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं होंगे। सो आई थिंक you can do, especially the more maths courses, maybe it's easier to do online also, lekin it won't be the same as studying in person, but it's not a bad thing। अगर करना है आपको तो प्लीज करो, it will count, आपके ट्रांसक्रिप्ट और ये सब में भी दिखेगा कि आप ये कर पाएंगे, तो I think it's fine। Right, definitely. So I think especially in a COVID era, online learning ही हो रही है at every point. So doing online courses would definitely be beneficial. So
touching upon COVID, I think जो भी batch of 2021, 22, 23 in fact वाले students है, उनके mind में ये चल रहा होगा कि वो अभी masters के लिए बाहर apply करे या ना करे, because a lot of students have deferred their admissions 2020 के batch वाले. So next year there will be more competition, less number of seats, job prospects, bad economy. So what do you think about that? एक्चुअली मास्टर्स के स्टूडेंट्स के मास्टर्स के सीट्स ने कम नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज मास्टर्स के स्पेशली यूएस में अगर देखोगे आप या यूके में, क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट्स से ये लोग पैसे बनाते हैं यूनिवर्सिटी में, यही लोग फीस दे के आते हैं, तो इनका स्लॉट से लोग कम नहीं करेंगे जितना मुझे लग रहा है. बट दैट बीइंग सेड, आपको जो अभी बात किया हमने क्लासरूम एक्सपीरियंस, वो थोड़ा मुश्किल होगा. अगर कोविड, hopefully COVID we'll be able to learn to live with it within 1 year, but there is a chance, there's a not a small chance कि अगले साल भी ऑनलाइन हो सकता है, राइट? अगर ऐसे होगा तो फिर आपको एडमिशन मिलने के बाद जाना या डेफर करना है या नहीं करना है, वो उस टाइम पे आपको सोच सकते हो. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ इतना फीस देके कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप सब एक क्लासरूम में जाके सबके साथ जाओ, और ना सिर्फ आप अपने घर में बैठे बैठे कुछ ऐसे देख के करो. तो ये मुझे लगता है. अब दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, मुझे लगता है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए बहुत सारे, बिकॉज पीएचडी उल्टा होता है. पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी आपको पैसे देते हैं और आपको एक स्टाइपेंड मिलता है. तो यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो पीएचडी एडमिशन हम बंद कर रहे हैं इस साल के लिए. तो इस माहौल में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो शायद आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा. Right. I think so that really clears things out for everyone, क्योंकि बहुत uncertain times है and every university is doing its own thing. It's very difficult to move from there. So thank you very much for this, sir. Yes. I think with this I come to an end with I think my list of questions are over. So if you could share some final words of motivation before we end the session. Sure. First, thank you so much. बहुत अच्छे सवाल थे. Everyone who's asked a question, Vanisha, Anura, Anisha, and all of you for being Khushnoor, all of you for being so thoughtful. आपके सवाल बहुत interesting है. बहुत it's so nice to see कि इतने सारे युवा है, students है, जो सब हम सब लोगों से सीखना चाहते हैं. तो I think that's a great thing. Second, thank you so much to रितिका ऑफ कोर्स, कि इतना अच्छा मॉडरेट किया. मतलब मुझे लगता है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एंकर्स को सब सीखना चाहिए कि इंटेलिजेंट सेंसिबल क्वेश्चंस कैसे पूछा जाए. सो आई होप आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड देन ऑफ कोर्स थैंक्स टू द जस्टिस टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. माय लास्ट वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन इज जस्ट दैट is keep at it is a very nice phrase. It basically means कि आप करते रहो, जो आपको करना है वो करते रहो. एंड आई थिंक इंडिया में एक चीज है कि सब लोग बोल्ड नहीं होते हैं. मतलब लोगों को लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कैसे होगा. हम सब ऐसे हैं, मैं भी ऐसे हूँ, अभी भी ऐसे हूँ मैं. बट मुझे लगता है कि हाँ, हम में और बाकी लोगों में यही फर्क होता है कि वो लोग जो हम दिमाग में सोचते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वो लोग करते हैं. और अगर मैं उस लेसन को इस यूनिवर्सिटीज और एडमिशंस के बारे में के स्फीयर में ले आऊँ, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप किसी से बात करना है, किसी से कुछ सीखना है, तो प्लीज लिखो. आप डरो मत. सबसे जो आपको सीखना है, जो सवाल पूछना है, पूछ लो. जवाब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एटलीस्ट आपके साइड पे कर लो. झिझकने की कोई जरूरत नहीं है. कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं सोचेगा आपके बारे में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो विद दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि रितिका के पास मेरा ईमेल आईडी है, जिसको मुझे लिखना है ईमेल, प्लीज लिखो. मैं कोशिश करूंगा सबको जवाब देने के लिए. मेरा हमेशा यही होता है कि इमीडिएटली जवाब दे देता हूँ मैं. तो जो भी आपको सवाल है, जो भी है, आप पूछ सकते हैं. Thank you very much, sir, for joining us.
on behalf of the Justice team, and I think जितने भी यहाँ पे students हैं और जो भी बाद में ये recording देखेंगे, with your permission, if we can upload it on YouTube. Yes, please do. Yeah, I'm please. sure everybody will benefit from it. I will personally go back to it when I sit down to plan my life, and I'm sure everybody will. Thank you so much for your precise and to the point answers as well. Very, very interesting journey you've had, and listening to it is truly great. So thank you very much for joining us, and I hope you have a good time with your new job when you start in Jan. Thank you very much. Yes, thank you so much.